नमस्कार, मैं उम्मीद और वक्त है दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने का। उत्तर प्रदेश को दहला देने वाले कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव कांड में पुलिस की कार्रवाई गति पकड़ चुकी है। विकास दुबे के गैंग ने 2 व 3 जुलाई की रात में सीओ सहित 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की। इसके बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई। इस केस में नामजद 21 में से 12 के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। बिकरू कांड में फरार अपराधी 50,000 के इनामी शशिकांत उर्फ सोनू पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में लूटे गए ईशांश व AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए गए। शशिकांत के पिता प्रेम कुमार पांडे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि लूटी गई राइफल शशिकांत ने ही विकास के घर और अपने घर में छिपाई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन ग्लोबल शर्म और हार से छिपाने के लिए शहादतों के सम्मान के साथ समझौता कर रहा है। 15 जून को गलवान घाटी में भारत के साथ घटना के बाद चीन के शहीद सैनिकों को मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार पहचानने तक को तैयार नहीं हो रही है। चीन की सरकार सैनिकों के परिवार पर दबाव बना रही कि वे शव यात्रा और अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन न करें। 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी पे झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के सैनिकों की भी जान गई थी। भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के सैनिकों के शहादत की बात को स्वीकार किया। शहीदों को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई। वहीं चीन लगातार अपने सैनिकों के नुकसान की बात से इनकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 28 जून को अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान गलवान घाटी में शहीद होने वाले सेना के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही कहा था कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा कि लोधी एस्टेट वाले बंगला वह 1 अगस्त से पहले खाली कर देंगी। कांग्रेस नेता ने उन खबरों पर अपने जवाब दिए जिसके तहत कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगले को लेकर अनुरोध किया था। प्रियंका गांधी ने इसे फेक न्यूज बताया। कांग्रेस महासचिव ने कहा उन्हें 1 जुलाई को सरकार द्वारा नोटिस भेजा गया था। उसी आदेश के तहत वे जल्दी सरकारी आवास खाली कर देंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विवादित बयान को अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। आदिकाल से सभी ग्रंथों में अयोध्या को सरयू नदी के किनारे ही बताया गया है। यही भगवान राम का जन्म हुआ। माता सीता जनकपुर से अयोध्या आई। उन्होंने पूछा कि किस ग्रंथ में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा को अयोध्या नेपाल में भी दिखाई दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारे पर बोलते बोलते अब लोगों की आस्था से भी खेलने लगे हैं। राम की नगरी अयोध्या को नकली बताते हैं, जो नेपाल के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयोध्या एक ही है जो सरयू नदी के किनारे है और आज से नहीं आदिकाल से है। हिंदुस्तान समाचार के साथ बात करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि नेपाल से हमारे अच्छे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। नेपाल को जब भी आवश्यकता हुई है, भारत उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। नेपाल की जनता भी भारत को अपना हितैषी मानती है। चीन के इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री अब बेतुका बातें करने लगे हैं। इस बार तो उन्होंने आस्था पर ही वार कर दिया है, जिसका जवाब नेपाल की जनता उन्हें देगी। भारत के लोगों के साथ साथ नेपाल के लोगों की भी आस्था भगवान राम है। आने वाले दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस तरह के बयान का जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। उनकी जनता ही उन्हें जवाब देगी। राजस्थान सरकार पर छाए काले बादल भले ही हल्के हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये आफत पूरी तरह से टली नहीं है। जहां एक और CM अशोक गहलोत अपनी शक्ति प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, वहीं दिल्ली में जमे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अभी भी मानने की कवायद की जा रही है। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से सचिन पायलट को मंगलवार सुबह होने वाली विधायक दल की बैठक में आने के लिए कहा था, लेकिन सुबह 10 बजे शुरू होने वाली यह बैठक अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में सचिन पायलट के आगामी फैसले को लेकर इंतजार किया जा रहा है। आखिर उप मुख्यमंत्री क्या फैसला लेंगे। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने के लिए सचिन पायलट समेत उनके समर्थकों को न्योता दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर संशय के बादल छाए हुए हैं कि सचिन पायलट आएंगे कि नहीं। हालांकि आसार कम है कि सचिन पायलट इस बैठक में शामिल हो। उनके समर्थकों का कहना है कि दिल्ली में पार्टी ने इस मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वो अभी भी अशोक गहलोत के शक्ति परीक्षण पर विश्वास कर रहे हैं। हालांकि इससे इतर कांग्रेसी नेता अविनाश पांडे ने सचिन पायलट से बैठक में आने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं श्री सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायक से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हो। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें। वह सोनिया गांधी व राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा पॉजिटिव रेट और डेथ रेट में कमी आ रही है, लेकिन लोगों को इससे संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि कोरोना का कुछ नहीं पता, कल ये फिर से बढ़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा एहतियात बरतना होगा। हमें हमेशा मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और अपने हाथ धोते रहना है। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों ही देश वैश्विक स्तर पर
अपनी अपनी खेमेबाजी को बढ़ावा देने में लगे हैं। इसी कड़ी में चीन ने सिर्फ भारत के पड़ोसी देश बल्कि उन देशों को भी घुट्टी पिला रहा है जो किन्हीं कारणों से भारत से रुष्ट चल रहे हैं। इसी कड़ी में नेपाल बांग्लादेश के बाद अब ईरान का नाम भी जुड़ गया है। ईरान ने चीन संग $400 अरब का करार होते ही भारत को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने फंडिंग में देरी का आरोप लगाते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। उसने आरोप लगाया कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है। ऐसे में वह खुद ही इस परियोजना को पूरा करेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर कोरोना की रोकथाम को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का बेबी पैक समाप्त हुआ और कल ही यूपी में कोरोना के 1664 नए केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि इस तरह के कदम कोरोना की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। टेस्टिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग पर लापरवाही हो रही है। लॉकडाउन का ये बेबी पैक कोरोना रोकथाम के लिए किया गया था या किसी और चीज के लिए किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके के स्थित अपनी सरकारी बंगला 1 अगस्त तक खाली कर देंगी। उन्होंने उस खबर को फर्जी करार दिया जिसमें दावा किया गया था कि प्रियंका के आग्रह पर सरकार ने उन्हें इस आवास में कुछ और समय तक रहने की अनुमति दे दी है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि यह फर्जी खबर है, मैंने सरकार से कोई आग्रह नहीं किया है। आवास खाली करने के लिए 1 जुलाई को मिले पत्र के अनुसार मैं 1 अगस्त तक सरकारी आवास स्टेट को खाली कर दूंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभावी होने की वजह से अब ज्यादा समय राज्य में बिताएंगी और लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित शीला कौल के आवास में रहेंगी। यह मकान खाली पड़ा है और फिलहाल इसकी मरम्मत और रंगाई पुताई की काम चल रहा है। राजस्थान राजनीतिक संकट पर भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि सारा संकट राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं। जब तक राहुल गांधी खानदान के लोग कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस पाताल में चली जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी दिन रात पिछले 4 महीनों से लगातार इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान आर्थिक के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्याओं के बीच भी ये स्वास्थ्य कर्मी लगातार मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना से सामने आया है, जहां डॉक्टर ने अपने जज्बे से लोगों का दिल जीत लिया। तेलंगाना में एक ऐसा मामला सामने आया जब कोरोना मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के शव को अंतिम संस्कार के लिए जाने से ड्राइवर तक ने मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर भला कहां अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले थे। लिहाजा ड्राइवर के मना करने पर खुद डॉक्टर ही गाड़ी चलाकर शव को लेकर निकल पड़े। दरअसल तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। मरीज की मौत के बाद जब उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजे जाने के लिए ट्रैक्टर में रख दिया गया तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। इसके बाद खुद डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर श्रीराम ने ट्रैक्टर चलाकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। डॉक्टर श्रीराम के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के निजामाबाद में एक घटना सामने आई थी, जहां कोरोना मृतक के शव को ऑटो रिक्शा पर लाद कर ले जाया जा रहा था। इस पर अस्पताल का कहना था कि स्टाफ के परिजन की कोरोना से मौत हुई थी। अस्पताल उन्हें एम्बुलेंस दे रहा था, लेकिन परिजनों ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और ऑटो रिक्शा में ही ले गए। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा में शव ले जाने का मामला भी जमकर सुर्खियां में आया था।